हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 12 पारितंत्र से 2 अंक स्तरीय प्रश्नोत्तर देख रहे हैं, जो कि यहीं से प्रश्न आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 12 है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम। प्रश्न संख्या 1 है, आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पक्षीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों द्वारा होता है। जीवों की इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। अब आहार जाल है। पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती है, जो हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल सा बनाती है। आहार श्रृंखलाओं के इस जाल को आहार जाल कहते हैं। आहार श्रृंखला के विपरीत आहार जाल में ऊर्जा के प्रवाह के लिए कई पथ होते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, स्थित सस्य या खड़ी फसल यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या है। उत्तर हो जाएगा, एक विशिष्ट समय पर प्रत्येक पोषण स्तर का जीवित पदार्थ की कुछ खास मात्रा होती है, जिसे स्थित सस्य या खड़ी फसल कहते हैं। स्थित सस्य को जीवित जैविकों की मात्रा, जैव मात्रा या इकाई क्षेत्र में संख्या में मापा जाता है। एक प्रजाति की जैव मात्रा को ताजे या शुष्क भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। तीसरा में है यहाँ पे तालाब पारितंत्र यानी कि पॉन्ड इकोसिस्टम पर नोट लिखिए। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नोट लिखने का तो हो सकता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ दे, तो इसे देख लिए अच्छे से। उत्तर हो जाएगा, यह एक तरह का छोटा परंतु सेल्फ सस्टेन्ड जलीय पारितंत्र है, जो सभी घटक को प्रदर्शित करता है। इसमें अजैविक तथा जैविक दोनों तरह के अवयव होते हैं। अजैविक अवयव की बात करें तो इसका माध्यम छिछला जल निकाय है। इसमें अकार्बनिक तथा कार्बनिक दोनों ही तरह के पदार्थ जल में घुलित होते हैं। अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ घुलित मृदा जल की पेंदी पर प्रचुर मात्रा में होते हैं। जल प्रवाह द्वारा ऐसे पदार्थ बहकर तालाब में आते चले जाते हैं। जैविक अवयव की बात करें तो इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा डिकम्पोजर्स आते हैं। उत्पादक के तौर पर फाइटोप्लांक्टन आते हैं। उपभोक्ता के रूप में जूप्लांक्टन, स्वतंत्र तैरने वाला तथा पेंदी में रहने वाले जीव आते हैं। कुछ पक्षी भी तालाब में मछली खाने के लिए आते रहते हैं। डिकम्पोजर्स प्रायः तालाब की पेंदी में रहते हैं। इसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया तथा कवक आते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 आता है, संतुलित पारिस्थितिक तंत्र पर नोट लिखें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य जाल जितना विशाल होता है, उतना ही पारिस्थितिक तंत्र अस्थायी होता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रथम श्रेणी की एक विशेष जाति जैसे वन में खरगोश के उपभोक्ता का अभाव होने लगता है, तो इसी श्रेणी की दूसरी जाति के उपभोक्ताओं जैसे चूहे की आबादी में वृद्धि होने लगती है, जिससे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए खाद्य की कमी नहीं होती है और पारिस्थितिक तंत्र अस्थायी रहता है। अतः इसे संतुलित पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। प्रकृति में जीवों के रहने के लिए एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 5 है, आहार जाल पर नोट लिखे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उत्तर में लिखेंगे आप सभी, आहार जाल यानी कि फूड वेब दो या दो से अधिक प्रकार के आहार श्रृंखला का विभिन्न पोषण स्तर पर इंटरलॉकिंग की क्रिया को कहते हैं, जिसमें एक खास तरह का भोजन दो या दो से अधिक प्रकार की समष्टि को पर्याप्त हो सके। खरगोश रसदार पादप के भागों को खाता है, पर यह अन्य भोजन को भी लेना शुरू कर देता है। यदि मुख्य भोजन में कमी होने लगे, खरगोश को विभिन्न मांसाहारी जैसे लोमड़ी, भेड़िया आदि द्वारा खाया जाता है, परंतु ऐसे मांसाहारी जीव चूहे को खाना शुरू कर देते हैं। यदि खरगोश की संख्या घटने लगती है, यह खरगोश को अपनी संख्या वृद्धि का अवसर प्रदान करता है। अब देखिए 6 में है यहाँ पे, आहार जाल यानी कि फूड वेब क्या है, प्रमुख उदाहरण सहित इसकी व्याख्या करें।
यह किस प्रकार आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन से भिन्न है, और ये 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए, फूड वेब यानी कि आहार श्रृंखला का जाल है जो आपस में विभिन्न पोषक स्तरों द्वारा जुड़ा रहता है, जिससे विभिन्न जीवों के बीच भोज्य संयोजन विभिन्न जीवों के बीच बनाता है। इसके द्वारा किसी पारितंत्र के अस्थायित्व में वृद्धि होती है, भोजन के वैकल्पिक स्रोत द्वारा। इससे संकटग्रस्त आबादी के आकार में वृद्धि हो सके। यह फूड चेन से भिन्न इस प्रकार होता है कि यह एकल स्ट्रेट पाथवे है जिससे खाद्य ऊर्जा पारितंत्र में प्रवाहित होता है, जबकि फूड वेब विभिन्न खाद्य श्रृंखला को आपस में जोड़ता है जिससे खाद्य ऊर्जा पारितंत्र में प्रवाहित होता है। अब प्रश्न संख्या 7 है, संख्या का पिरामिड क्या है? उत्तर हो जाएगा संख्या का पिरामिड। अधिकतर पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की संख्या उपभोक्ता से ज़्यादा होती है। यह अपराइट तथा इन्वर्टेड दोनों होते हैं। अब देखिए, बाज है जो किठारी पक्षी है, परभक्षी कीट, फिर शाकाहारी कीट, फिर घास पादप से ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। संख्याओं वाले पिरामिड में दो विभिन्नताएं। ऊर्जा का पिरामिड पर नोट लिखें। प्रश्न संख्या 8 है, ऊर्जा का पिरामिड पर नोट लिखें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऊर्जा का पिरामिड। यह सदा अपराइट होता है क्योंकि ऊर्जा का पिरामिड एक दिशा में उत्पादक से उपभोक्ता की ओर होता है। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से ऊर्जा का सीधा खड़ा पिरामिड। पहले है यहाँ पे पादप प्लवक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 31,080 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर बाई ईयर। फिर है प्राणी प्लवक कृमि 7,908 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। फिर उसके बाद आता है कीट लार्वा 840 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। छोटी मछली 1260 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। फिर आता है बड़ी मछली 126 किलो जूल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है। संख्या 9 है, उत्पादकता पर नोट लिखे। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। उत्पादकता किसी कार्बनिक जैव मात्रा के परिमाण में ऊर्जा की मात्रा को निरूपित करता है जो एक पारितंत्र द्वारा स्थिर किया जाता है अथवा इसके घटक प्रति इकाई समय द्वारा, जैसे ग्राम पर मीटर स्क्वायर वर्ष। इसके मान का उपयोग विभिन्न पारितंत्र की उत्पादकता की तुलना करने में किया जाता है। उत्पादकता दो प्रकार की होती है, प्राथमिक तथा द्वितीयक उत्पादकता। पहला में प्राथमिक उत्पादकता, यह एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पर निर्भर करती है। अतः यह विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में भिन्न भिन्न होती है। दूसरा में है द्वितीयक उत्पादकता। यह उस दर को कहते हैं जिस पर कार्बनिक जैव मात्रा का निर्माण उपभोक्ता द्वारा प्रति इकाई समय में प्रति इकाई क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। जैविक मात्रा का एक भाग इसमें खर्च होता है। इसका एक भाग अपच मल पदार्थ द्वारा बाहर चला जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, यहाँ पे प्राथमिक उत्पादकता पर नोट लिखे। सकल तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में अंतर स्पष्ट करें। कहने का ये क्वेश्चन है, बट इसमें दो क्वेश्चन छिपा हुआ है, तो आप लोग इसका उत्तर कुछ इस तरह से देंगे। जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है, जबकि नेट प्राथमिक उत्पादकता में हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से शोषण के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं। इससे नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसे GPP शॉर्ट कहते हैं, यानी कि माइनस रिस्पायरेशन बराबर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है, द्वितीयक उत्पादकता क्या है? प्राथमिक तथा द्वितीयक उत्पादकता में विभेद करें। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, द्वितीयक उत्पादकता उस दर को कहते हैं जिस पर कार्बनिक जैव मात्रा का निर्माण उपभोक्ता द्वारा, खासकर प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी द्वारा होता है। उपभोक्ता विषमभोजी होते हैं जो बना बनाया कार्बनिक मात्रा को प्राप्त करते हैं। इसके भक्षण में जैव मात्रा का एक भाग बर्बाद चला जाता है, साथ ही एक भाग अपचित मल द्वारा बाहर आ जाता है। शेष बचे हुए भागों में से कुछ जैव मात्रा के उपयोग द्वारा ऊर्जा की प्राप्ति शोषण द्वारा होती है। शेष एसिमिलेट होकर
शरीर की वृद्धि एवं निर्माण में उपयोग किया जाता है। अब है यहाँ पे प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर। तो उत्तर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता। तो यहाँ पे दिया गया है, इस दर के द्वारा उत्पादक द्वारा जैव मात्रा का निर्माण होता है। इस दर के द्वारा उपभोक्ता द्वारा जैव मात्रा का निर्माण होता है। यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। यह शाकाहारी तथा भक्षक द्वारा होता है। फिर तीसरा में है यहाँ पे, इसके द्वारा बायोस्फीयर में ऊर्जा का नेट गेन होता है। इसके द्वारा ऐसा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 12 है यहाँ पे, प्राथमिक उत्पादकता क्या है? उन कारकों की संक्षेप में चर्चा करें जो प्राथमिक उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक उत्पादकता उत्पादक की जैव मात्रा, उत्पादन या सौर ऊर्जा की ग्रहण की दर होती है। इसके दो प्रकार होते हैं, ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता। जैविक पदार्थ की कुल उत्पादकता या सौर ऊर्जा संग्रहण की दर को ग्रॉस प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसके साथ ही उत्पादकता के उपयोग के पश्चात शेष बची जैव मात्रा या ऊर्जा को नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी कि एनपीपी कहते हैं। जबकि द्वितीयक उत्पादकता उपभोक्ता द्वारा खाद्य ऊर्जा के सर्वांगीकरण की दर होती है। अब देखिए यहाँ पे, प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। इसीलिए ये विभिन्न प्रकार के पारितंत्र में भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण पर नोट लिखें। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग अच्छे से देखें। उत्तर हो जाएगा, प्रकृति में मौजूद विभिन्न समुदायों में परिवर्तन होते रहता है। यह मुख्यतः जैविक कारकों, मौसमी कारकों, मृदीय कारकों एवं अन्य अजैविक कारकों के कारण होता है। प्रत्येक समुदाय में ये परिवर्तन तब तक होते रहता है जब तक कि जीवों का ऐसा वर्ग स्थापित नहीं हो जाता जो उस क्षेत्र में सफलतापूर्वक रह सके। इसे ही पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, प्राथमिक अनुक्रमण पर नोट लिखे। उत्तर हो जाएगा, वैसे स्थानों थलीय या जलीय जहाँ पहले से कोई जीव न हो पर होने वाले अनुक्रमण को प्राथमिक अनुक्रमण कहते हैं। इस प्रकार के नग्न स्थानों में आने वाले जीवों के प्रथम समूह को अग्रगामी या पायनियर कहते हैं। धीरे धीरे वहाँ जीवों के विभिन्न जातियों का आगमन हो जाता है तथा प्राथमिक समुदाय का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 15 है, द्वितीयक अनुक्रमण पर नोट लिखे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो उत्तर हो जाएगा, यह अनुक्रमण वहाँ होता है जहाँ पहले से मौजूद समुदाय नष्ट हो जाता है तथा उसमें केवल कुछ ही जीव बचा रहता है। इस प्रकार के क्षेत्रों में कार्बनिक पदार्थ मौजूद रहते हैं। पहले से मौजूद बीज तथा पौधों की जातियां कर अनुकूल वातावरण मिलने पर नए समुदाय का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न संख्या 16 है, जैव मात्रा के पिरामिड का वर्णन करें। तो वर्णन करें भी आते रहता है परीक्षा में। उत्तर हो जाएगा, अधिकतर पारिस्थितिक तंत्रों में जैव मात्रा के सभी पिरामिड आधार से ऊपर की ओर होते हैं, अर्थात शाकाहारियों की अपेक्षा उत्पादकों की संख्या एवं जैव मात्रा अधिक होती है। इसी प्रकार शाकाहारियों की संख्या एवं जैव मात्रा मांसाहारियों की अपेक्षा अधिक होती है, परंतु समुद्र में जैव मात्रा पादप प्लवकों की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। प्रश्न संख्या 17 आता है, इकोलॉजिकल पिरामिड की परिभाषा एवं प्रकार का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा, किसी ट्रॉपिक लेवल में खाद्य श्रृंखला के ग्राफीय प्रदर्शन को इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। यह उत्पादक शाकाहारी तथा मांसाहारी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पिरामिड मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ए में है संख्या का पिरामिड, बी में है बायोमास का पिरामिड, सी में है ऊर्जा का पिरामिड। 18 में है यहाँ पे मरुक्रमक पर नोट लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, शुष्क स्थानों में जहाँ जल की काफ़ी कमी होती है होने वाले अनुक्रम को शुष्क प्रदेशीय अनुक्रम या मरुक्रमक यानी कि सिरगेशी कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। ए में है नग्न चट्टानी अनुक्रमक, इसे लिथोस्फीयर, यह नग्न चट्टान वाले क्षेत्र में होता है। बी में है बालूक्रमक, पिएशियन मॉइस्चर या मरुस्थल या बालू वाले स्थानों में होने वाला अनुक्रमक है। 19 में है यहाँ पे
जल क्रम शेयर पर नोट लिखें। जलीय प्रदेशों में संपन्न होने वाली अनुक्रम की क्रिया को जल क्रम कहते हैं। जैसे तालाब, झील आदि में इस अनुक्रम में धीरे धीरे जलीय जंतु तथा पौधे का आगमन होता है तथा वैसे जीव विस्थापित या नष्ट हो जाते हैं जो जलीय प्रदेश में नहीं रह सकते। प्रश्न संख्या 20 है यहाँ पे, बायोस्फीयर में जैव विविधता के किन्हीं दो स्तरों का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा, बायोस्फीयर में जैव विविधता के दो प्रमुख स्तर निम्नलिखित है। ए में प्रजाति विविधता, यह प्रजाति स्तर पर होता है। जैसे वेस्टर्न घाट्स में ईस्टर्न घाट की तुलना में उभयचर प्रजाति की जैव विविधता अधिक होती है। बी में यहाँ पे पारिस्थितिकी जैव विविधता, यह पारिस्थितिकी की स्तर पर होता है। जैसे भारतवर्ष के दृष्टांत में रेगिस्तान के साथ ही वर्षा वन, पवित्र वन, यहाँ पे कोरल रीफ, वेटलैंड इत्यादि में अधिक पारितंत्र जैव विविधता होती है, नॉर्वे जैसे स्कैंडिनेवियन देशों की अपेक्षा। अब देखिए प्रश्न संख्या 21 है जो कि लास्ट है, फाइनली अब एंडिंग आने वाली है, जिसका आप सभी को वेट रहता है, हमें भी वेट रहता है बेसब्री से। 21 में टूरिज्म से क्या समझते हैं? तो यह एक प्रकार का व्यवहार है जिसके द्वारा कोई भी इंडिविजुअल दूसरे जीव के कल्याण हित को बढ़ाता है। अपने हित के बदौलत जो जीव इंडिविजुअल इस प्रकार के एल्टुरिस्ट व्यवहार को प्रदर्शित करता है उसे एल्टुरिस्ट कहते हैं। एल्टुरिज्म में एल्टुरिस्ट को नुकसान होता है जबकि दूसरे को लाभ होता है। उदाहरण के तौर पर स्पॉटेड डियर, जब ऐसे हिरन के झुंड पर किसी भक्षक प्रेडिएटर द्वारा आक्रमण किया जाता है तो जीवन की रक्षा के लिए स्टैग यानी कि नर बारहसिंगा चारों तरफ से झुंड के दूसरे स्तरों से घिर जाता है। इस दरमियान एक या अधिक रक्षक यानी कि डिफेंडर को भक्षक द्वारा मार दिया जाता है। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे PDF है बहुत सारे, वहाँ से पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चैनल के भी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे वीडियो हैं ऐसे, वहाँ से भी पढ़ के आप लोग अच्छे अंक ला सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।